आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद जी द्वारा रचित उनकी कहानी सूरदास की झोपड़ी, प्रभास जोशी द्वारा लिखा गया उनकी कहानी अपना मालवा तथा विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित बिस्कोहर की माटी आत्मकथा का सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगी। इस वीडियो में आप लोग को ये तीनों कहानी का वो सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक होंगे या फिर आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देखेंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। जो भैरव रहता है वो सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाता है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या रहता है कि भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी सुभागी के बीच में लड़ाई हुई थी तब सुभागी भैरव के मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है, जिससे भैरव को सूरदास और उसकी पत्नी सुभागी के चरित्र में शक हो जाता है। पूरे गांव में भी इस बात की चर्चा होने लगती है और भैरव पूरी तरह से अपने गांव में बदनाम होता है। उसी दिन से भैरव सूरदास से बदला लेने की ठान लेते हैं और वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता है। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर अपने अपमान की बदला ले लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि यह राख की फूस न थी, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ में विवेचना कीजिए या फिर इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या रहता है कि देखते हैं कि सूरदास एक अंधा भिखारी था। सूरदास क्या रहता है, अंधा भिखारी रहता है। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी थी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और जीवन भर जमा पूंजी जो उन्होंने दिन भर भीख मांगकर जो पैसे कमाए थे उसके पास वही थे। यही सब उसके जीवन का आधार थे। जमीन उसके किसी काम का न थी। जो सूरदास के पास जमीन थी वह किसी काम की नहीं थी। उस पर गाँव के सारे जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न थे। जो गाँव के जानवर थे वो क्या करते थे, सूरदास की जमीन में चरा करते थे। इसी में सूरदास प्रसन्न थे। झोपड़ी जल गई थी पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी। सूरदास की झोपड़ी जल गई थी लेकिन उसको लगता था कि ये झोपड़ी हम दोबारा भी बना सकते हैं। लेकिन उस आग में उसकी दिन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। जो उन्होंने जीवन भर जमा पूंजी की थी वो भी जलकर राख हो जाती है। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना उसके संभव की बात नहीं थी। उसमें 500 से अधिक रुपए थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। जो सूरदास ने 500 से अधिक रुपए रखे थे उस पोटली में, उसे सूरदास के अंदर बहुत सी अभिलाषाएं थी। वो अभिलाषाएं क्या क्या रहती है चलिए देखते हैं। वो चाहता है कि गांव वालों के लिए कुआं बनाना चाहता है, अपने बेटी की शादी कराना चाहता है तथा अपने पितरों को पिंडदान करवाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है कि अपने बेटे मिठुआ की शादी कराए, गाँव वालों के लिए कुआं बनाए तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कराया जा सके। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसको लगता था कि सारे पैसे तो जल गए हैं, मैं ये सारे काम कैसे करूंगा। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो जाती है। क्या होती है, जो उसकी इच्छा रहती है वो झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो जाती है। अब उसके अंदर मतलब उसके पास या फिर उसके अंदर कोई अभिलाषा नहीं रहती है, बस दुख तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषा की राख को ढूंढ रहा था। इस प्रकार से सूरदास की अभिलाषा का अंत हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं इतनी सारे रुपए कहाँ से कमा पाऊंगा। देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों। इसका सही उत्तर देखते हैं कि जगधर ने ही भैरव को सूरदास से बदला लेने के लिए उकसाया था। किसने उकसाया था, जगधर ने। भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर उसके 500 से अधिक की पोटली लेकर भाग जाता है। पैसा हाथ लग जाने के बाद भैरव जगधर को एक फूटी कोड़ी नहीं देता है। इसलिए जगधर भैरव से ईर्ष्या करने लगा और भैरव की चोरी की बात सूरदास को बता दिया। जगधर सोचने लगा कि इस पैसे से भैरव की जिंदगी आराम से कट जाएगी। भैरव की खुशी जगधर के दुख का कारण बन जाता है। वो क्या करता है, वही उकसाता है भैरव को कि जाकर तुम सूरदास की झोपड़ी में जाओ और उसकी पोटली चुरा लो। लेकिन भैरव क्या करता है कि जगधर को 1 रुपया भी नहीं देता है। यही पछतावा जगधर को रह जाता है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। और चौथा नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास गजधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता है। जो सूरदास रहते हैं वो क्यों गजधर को अपना आर्थिक स्थिति नहीं बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि सूरदास गजधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता है
क्योंकि सूरदास एक अंधा भिखारी था। सूरदास क्या था? अंधे भिखारी थे। वह लोगों के दान पर जिया करते थे या जीते थे। जो सूरदास को भीख मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी कि लोगों को लगता कि सूरदास के पास इतना पैसे कहाँ से आए हैं। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया। लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते थे। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहते थे। जो सूरदास रहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि लोग उसका बारे में तरह तरह की बातें करें। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सूरदास का मानना है कि जो होना था वो हो गया। सूरदास क्या बोलते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, अब बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। इसलिए वो बात को दबाना चाहता है ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए। सूरदास इसलिए गजधर को नहीं बताना चाहता है अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 5वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास और मिठवा के बातचीत से, जब ये दोनों बातचीत करते हैं तो इन दोनों के बातचीत से किन विशेषताओं का प्रकाशन होता है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं कि सूरदास और मिठवा की बातचीत से दोनों के चरित्र की विशेषताओं के बारे में पता चलती है। सूरदास ने निराशा चिंता को दूर कर एक ठान लिया था कि हम दूसरा घर बनाएंगे, चाहे उसे कोई कितनी बार ही क्यों न जलाए, हम फिर से नया घर बनाएंगे। मिठवा जब रोता हुआ सूरदास के पास आते हैं तो यह देखकर सूरदास चौंक पड़ते हैं कि मिठवा रो रहा है। मिठवा एक खिलाड़ी है, उसे खेल में रोना नहीं चाहिए, बल्कि खेल हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं। मिठवा को खेल में कभी हार नहीं मानना चाहिए और न कभी निराश होना चाहिए। अतः सूरदास और मिठवा की बातचीत से दोनों की आत्मविश्वास का पता चलता है। सूरदास किसी से बदला लेना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम किसी से बदला लें, बल्कि अपने मेहनत के दम पर नया झोपड़ी बनाना चाहता है। सूरदास चाहते हैं कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम दोबारा घर बनाएंगे, चाहे वो घर किसी को कोई कितनी बार क्यों न जलाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचना कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास का चरित्र निम्न प्रकार का हो सकता है। मतलब जब उसके घर जल जाता है, सूरदास का जब झोपड़ी जलता है तो वो बोलता है कि हम लाख बार बनाएंगे, लेकिन ये कितनी बार कोई क्यों न जलाए। तो उसके अंदर क्या भावना रहती है देखते हैं। परिश्रमी। सूरदास भाग्य के भरोसे रहने वाला व्यक्ति नहीं था, उसे स्वयं पर विश्वास था। उनकी झोपड़ी जल जाने के बाद भी वो उठ खड़ा होता है और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यह संदेश मिठवा को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा बनाएगा। मतलब कि सूरदास क्या रहता है? परिश्रमी रहता है। वो अपने कठिनाइयों का सामना करना जानते हैं और वो मिठवा को बताते हैं कि हमारी झोपड़ी को कोई कितनी बार क्यों न जलाए, हम उतनी बार दोबारा उसको खड़ा करेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि बहादुर होना। सूरदास भले ही अंधा था परंतु वह डरपोक नहीं था। सूरदास क्या था? डरपोक नहीं था। वो अंधा था लेकिन वो डरपोक नहीं था। मुसीबतों से सामना करना वो जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को किसी के सहारे तुरंत संभाल लेता है। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं कि दृढ़ निश्चय। उसके अंदर दृढ़ निश्चय रहता है। वो एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। रुपये के जल जाने के बाद ने उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया था, परंतु बच्चों की बातों ने जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। उसे सूरदास को क्या लगता है कि परिश्रम करने से वो दोबारा उस झोपड़ी को बना सकता है। चौथा पॉइंट क्या रहता है देखते हैं कि हार न मानने वाला व्यक्ति था सूरदास। सूरदास कठिन परिस्थितियों में लड़ने वाला व्यक्ति था। वो कभी भी हार नहीं मानता था। वो हमेशा तत्पर रहता था परेशानी को सामना करने के लिए। पांचवा नंबर पॉइंट ये रहा कि सहनशीलता। सूरदास के अंदर सहनशीलता की भावना रहती है, क्योंकि उस पर जितनी बार भी मुश्किलें आती हैं उस मुश्किलों को वो बार बार सामना करता है। वो कहता है कि हम अपनी झोपड़ी को हर बार बनाएंगे, चाहे हमारी झोपड़ी को कोई क्यों कितनी बार ही न जलाए। वह मुश्किलों का सामना बार बार करने की बात करता रहता है, इसलिए सूरदास के अंदर सहनशीलता की भावना होती है। आज मालवा में ऐसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो क्या कारण रहते हैं चलिए देखते हैं कि मालवा में उद्योगों का तेजी से विकास हो गया। जो मालवा है उसमें उद्योग तेजी से विकास हुआ, जैसे कि वहाँ कल कारखाने अधिक मात्रा में बनने लगे। उद्योग पर्यावरण को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं। जो उद्योग से धुआं निकलते
हैं वो पर्यावरण को बहुत ही प्रदूषित करते हैं। उद्योगों से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि हो रहा है। क्या क्या प्रदूषित हो रहा है? जो कूड़ा कचरा निकल रहा है वो जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जो गंदगी या फिर जो धुआं निकल रहा है वो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, और जो मालवा निकल रहा है या फिर जो उससे गंदगी निकल रही है वो मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि मालवा में पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई हो गया, जिससे वहाँ पे समस्या पैदा हुआ। जो मालवा रहता है वहाँ पर क्या होता है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है, मतलब पेड़ों को काट के वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर उद्योग बनाए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट रहता है कि उद्योग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है या फिर बढ़ती है। यह गर्मी होती है जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुँचती है। क्या होता है? नुकसान पहुँचता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज रिनेसा जो राजा रहते हैं वहाँ के, वो पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने कौन से प्रबंध कराए थे? तो कौन से प्रबंध कराए थे? तो मालवा में अब पानी की कमी होने लगी, तब इन राजाओं ने पानी के रख रखाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। क्या कदम उठाए देखते हैं। पहला पॉइंट रहता है कि मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज आदि राजा इन बातों से परिचित थे कि इस पठारी क्षेत्र में पानी को रोक कर रखना अति आवश्यक है। वहाँ का जो मालवा रहता है वो कौन सा क्षेत्र रहता है? तो पठारी क्षेत्र रहता है। इसलिए उन्होंने तालाब, कुएं, बावड़िया का निर्माण कराया। क्या करवाए? तालाब बनाए, वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में तालाब बनाए। बावड़िया किसे कहते हैं? तो सीढ़ीनुमा तालाब को बावड़िया कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि इन राजाओं ने तालाब, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया। इस तरह वह बरसात का पानी जमा करके रख सके। तो जिससे जो कुआं बनाए या फिर तालाब बनाए और सीढ़ीनुमा तालाब बनाने के कारण राजा क्या करते थे कि वहाँ का पानी जमा रखते थे। मालवा के लोग साल भर इसी पानी का उपयोग करते थे और मालवा के लोग को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। जो राजा थे विक्रमादित्य भोज और मुंज, वे क्या करते थे? कुआं बनाए, तालाब बनाए, जिससे वहाँ के लोगों को पानी का नुकसान या फिर पानी की कमी ना हो और उन लोगों को साल भर पानी मिलता रहे या फिर जीवन भर पानी मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मालवा, अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता की शीर्षक का क्या आशय है? जो अपना मालवा को खाऊ उजाड़ सभ्यता क्यों कहा गया है? तो देखते हैं इसका उत्तर। मालवा, अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता शीर्षक से आशय है कि हमने विकास के नाम पर पृथ्वी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ों इत्यादि को उजाड़ दिया। उद्योग के नाम पर पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। क्या होता है कि आजकल उद्योग के नाम पर पेड़ों को अंधाधुंध कटाई हो रहा है। वहाँ पे पेड़ों को काट कर क्या बनाया जा रहा है? तो पेड़ों को काट कर कल कारखाने बनाए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। वातावरण क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। आजकल ना तो समय पर वर्षा होती है और न ही समय पर सर्दी होती है। आजकल देखते हैं कि ना तो समय पर उतना अधिक वर्षा होती है और न ही सर्दी के समय उतनी ठंडी होती है, गर्मी लगती है। इसी विकास से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को जन्म दिया है, जिससे पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पेड़ों के अगर काटा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका हानि होता है? तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण को हानि होता है। पृथ्वी का विनाश हो रहा है, सब कुछ उजड़ जा रहा है। क्या हो रहा है? सब कुछ उजड़ जा रहा है। इसलिए लेखक ने इसे उजाड़ की सभ्यता कहा है। मालवा भी उस उजाड़ की सभ्यता से नहीं बचा। जो मालवा रहता है वो भी ये उजाड़ की सभ्यता से नहीं बचता है। वहाँ मालवा में भी अधिक से अधिक मात्रा में कल कारखाने बनने के कारण क्या होता है? वहाँ के लोगों को बहुत ही हानि होती है। मालवा में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु इस सभ्यता से सब कुछ उजड़ गया। इसलिए इस पाठ का शीर्षक अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता रखा गया। इसी के कारण मालवा का सभ्यता का नाम क्या रखा गया? खाऊ उजाड़ू सभ्यता। चलिए नंबर क्वेश्चन ये रहा कि धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। जो धरती का वातावरण है वो किस कारण से गर्म हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका रहती है? जो यूरोप और अमेरिका है उसकी क्या भूमिका रहती है धरती का वातावरण गर्म होने में? तो देखते हैं इसका सही उत्तर कि धरती का वातावरण गर्म होने के निम्नलिखित कारण है। एक नंबर है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण आज धरती का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा है। दूसरा पॉइंट रहता है कि प्रतिदिन नए नए उद्योग की स्थापना हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? प्रतिदिन क्या हो रहा है? नए नए उद्योग बन रहे हैं, नए नए कारखाने बन रहे हैं। तीसरा पॉइंट रहता है कि उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें बहुत ही तेजी में फैल रही है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। जो
उद्योग बन रहे हैं या फिर जो उद्योग से धुआं निकल रहा है वो उसमें वो उस धुएं को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, तथा अन्य जहरीली गैसें जो धरती के वातावरण का गर्म कर रहा है, धरती के वातावरण को क्या कर रही है, गर्म कर रही है। इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, चलिए देखते हैं। इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है कि उद्योगों का सबसे अधिक विकास, जो उद्योग बन रहे हैं वो सबसे अधिक कहाँ बन रहे हैं, तो यूरोप और अमेरिका में हुआ। यूरोप और अमेरिका प्रतिदिन वातावरण में अनेक हानिकारक गैसें फैला रही है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। ये देश इन्हें रोकने को भी तैयार नहीं है, जो अन्य देश है या फिर यही देश है जो इन्हें रोकने को भी तैयार नहीं है। इस प्रकार धरती का वातावरण गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की निम्नलिखित भूमिका रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 5वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया है। जो शरद जोशी है उन्होंने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किए हैं, तो चलिए देखते हैं। लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। लेखक कहता है कि नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण हो रहा है। जो नर्मदा नदी है उस पर क्या निर्माण हो रहे हैं, बांध का निर्माण हो रहा है। इस कारण वह पीड़ित है, जो वहाँ पे बांध बन रहे हैं इससे लेखक पीड़ित है। किसी स्थान पर उसका तल स्पष्ट दिखाई देता है तो कहीं उसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेखक कहता है कि नर्मदा पर बांध बनाया जा रहा है, साथ ही इसमें बार बार बाढ़ भी आ रही है, मतलब बार बार बाढ़ भी आती रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद नर्मदा में खूब पानी है और बहुत तेजी से बहती जा रही है। किसी स्थान पर यह शांत और गंभीर में भी बहती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि नर्मदा नदी पर सीमेंट, कंक्रीट एवं एक विशाल राक्षसी बांध बनाया जा रहा था, जिससे वह बहुत सारी जलीय जीव मरने वाले थे। जो नर्मदा नदी है उसमें क्या बनाया जा रहा था, तो एक विशाल राक्षसी बांध, मतलब वहाँ एक बांध का निर्माण किया जा रहा था जिसमें जल में रहने वाले जीव जंतु मर रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती है तो मालवा के जनजीवन पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। मालवा में नदी स्थित है या मालवा में स्थित नदी नाले भर जाते हैं। जो मालवा में नदी नाले रहते हैं वो भर जाते हैं। बरसात का पानी घरों में घुस जाते हैं। जब अधिक मात्रा में बरसात होती है तो क्या होता है कि बरसात का पानी घरों में घुस जाते हैं। बरसात के कारण मालवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में बहुत समस्या होती है। मालवा में जो रहने वाले लोग होते हैं वो जब बरसात होने का समय होता है या फिर बरसात होती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बहुत ही समस्या होती है। कुछ फसलें पानी के कारण गल जाती है। अधिक मात्रा में पानी होने के कारण या फिर जब मालवा में पानी प्रवेश करती है बाढ़ का, तो क्या होता है, बहुत से फसलें गल जाती है, परंतु आगे की फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी भी जमा हो जाता है। उन लोग क्या करते हैं, पानी को रखने के लिए क्या बनाया था, तो बावड़िया बनाए थे, तालाब बनाए थे। कुआं, तालाब, बावड़िया इत्यादि सभी पानी से भर जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि आज हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। क्यों और कैसे? कि वर्तमान समय में मनुष्य बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा है। जो आज के समाज के लोग हैं या फिर आधुनिक समाज के लोग हैं वो तेज़ी से विकास कर रहे हैं। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। प्रतिदिन नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं जिससे प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण क्या करता है, पर्यावरण को बिगाड़ रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। वर्तमान समय में जल प्रदूषण आम बात है। जो पर्यावरण, सही बात है, आज के समय में जल प्रदूषण आम बात है। नदियों में शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है और साथ ही उद्योगों का जहरीला पदार्थ भी इसमें डाल देते हैं। लोग क्या करते हैं कि घर का कूड़ा कचरा जितना भी सामान होता है वो कहाँ बहा देते हैं, तो क्या करते हैं, वो नदियों में बहा देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है, जिससे नदियों का पूरा पानी बेकार हो जा रहा है और पानी पीने के योग्य नहीं रहा। जो कूड़ा कचरा पानी में डालने के कारण क्या होता है कि आज कोई भी नदी का पानी नहीं पीते हैं और पानी में रहने वाले जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो खत्म हो रहे हैं। अतः हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। यमुना नदी तो नाले में बदल चुकी है। जो यमुना नदी है वो नाले में बदल चुकी है, क्योंकि वहाँ के लोग अधिकतर मात्रा में घर का जितना भी नाला होता है वो डायरेक्ट नदी में उसका बहाव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा
कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वो पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं कि आज के इंजीनियर अपने तकनीक ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं। जो आज के इंजीनियर है वो अपने तकनीकी ज्ञान को क्या मानते हैं, बहुत ऊंचा मानते हैं। उनको लगता है कि पुराने ज़माने के लोगों को तकनीकी का ज्ञान नहीं था। आज के जो इंजीनियर है उन लोगों को क्या लगता है कि पहले के ज़माने के लोगों को कुछ नहीं आता था। हमारे आज के ज़माने के इंजीनियर ज्ञानतावश ऐसे समझते हैं कि वो पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। उन्हें पता नहीं है कि पहले ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने बरसात के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब और बावड़ियों का निर्माण कराया। आज के जो इंजीनियर हैं उन लोग को ये नहीं पता है कि पहले भी किस तरह वहाँ के राजा या फिर राजा किस तरह पानी को रोकने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार से वो अलग अलग तरीकों का तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे जिससे पानी जमा रह सके। हमारे आज के इंजीनियर यह मानते हैं कि इस प्रकार के कार्य करने का ज्ञान उन्हीं के पास है। पहले के लोगों को यह ज्ञान नहीं था, वे अपने ज्ञान का अतिरिक्त प्रदर्शन करने के लिए ऐसे सोचते हैं। उनको लगता है कि हमारे ज्ञान के आगे किसी का ज्ञान अच्छा नहीं है, वो अपने ज्ञान को अधिक प्रदर्शन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा कि लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो उजाड़ की अपसभ्यता है। आप क्या मानते हैं इसके बारे में, तो चलिए देखते हैं कि हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत है। ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसने विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति से खिलवाड़, पृथ्वी का विनाश ही किया है, उसे उजाड़ की अपसभ्यता ही कहा जा सकता है। यह विकास और प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी का विनाश करना शुरू कर दिया था, परंतु तब विनाश की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। पहले क्या थी, विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मनुष्य ने अपने आवास, उद्योग, सड़क के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और उसके स्थान पर आवास, उद्योग बनाए जा रहे हैं। ईंट का निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। कोयला, सीमेंट, धातु इत्यादि की आवश्यकता के लिए उसने पृथ्वी को खोद डाला। यह कैसा विकास है। आज क्या कर रहे हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिट्टी को खोदे जा रहे हैं और उससे जो धातु या फिर जो उससे तत्व प्राप्त हो रहे हैं वे अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। औद्योगिक विकास के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधा, नदियाँ, पहाड़ों, भूमि सभी को नुकसान हो रहा है जो हमें उजाड़ रहा है। अतः हम इसे उजाड़ की अपसभ्यता ही मानते हैं। मनुष्य क्या कर रहे हैं, जो विकास के नाम पर पृथ्वी को इतना क्षति पहुंचा रहे हैं, इससे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ों इत्यादि को भी नुकसान हो रहा है। कोयला किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। कोयला किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषता रहती है, चलिए देखते हैं कि कोयला एक प्रकार का जल पुष्प है। कोयला क्या है, एक प्रकार का जल पुष्प। यह पानी में उगता है। इसे कुमुद तथा कोका बेली भी कहते हैं। कोयला को क्या कहते हैं, कोका बेली। लेखक के गांव में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो लेखक का गांव है उसके गांव में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी कोयला की क्या विशेषता रहती है, चलिए देखते हैं कि जहाँ भी पानी भर जाता है वहाँ कोयला अपने आप उग जाता है। जहाँ पे कोयला अपने आप कहाँ उग जाती है, जहाँ पे अधिक मात्रा में पानी रहता है। इसकी गंध अत्यंत मनमोहक होती है। कोयला की जो गंध होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। कोयला चांदनी की तरह दुधिया होती है। जो कोयला है वो चांदनी की तरह सफ़ेद होती है। कोयला देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। जो कोयला है वो देखने में बहुत ही सुंदर और क्या होता है, आकर्षक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि बिस्कोहर की माटी के आधार पर ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियों का वर्णन कीजिए। इस रचना में जो बिस्कोहर की माटी है उसमें उस गांव में क्या विपत्ति आई है उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं कि ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियां निम्न प्रकार से है। ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के दिनों में बहुत सारे घर गिर जाते हैं। जब बरसात अधिक मात्रा में होती है तो क्या होते हैं, कच्चे मकान बरसात के कारण गिर जाते हैं। बरसात का पानी जहाँ तहाँ जमा हो जाता है जिसमें मच्छर पनपते हैं और डेंगू मलेरिया का शिकार बनते हैं। ग्रामीण गर्मियों में लू का शिकार हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि गांव में जहरीले सांप वृक्षों का डर हमेशा लगा रहता है। पाँचवा नंबर पॉइंट है कि गांव में अंधविश्वास अधिक मात्रा में होता है जो ग्रामीण को विपत्ति में डालती है। गांव में अधिक ज़्यादा अंधविश्वास होने के कारण वहां के लोगों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गांव में चेचक जैसी महामारी हमेशा होने वाली आम बात है। ग्रामीणों को प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि का सामना करना पड़ता है। जो बिस्कोहर की माटी रचना है उसमें वहाँ के निवासियों को प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा इत्यादि हमेशा का सामना करना पड़ता है।
चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है। जो बिस्कोहर की माटी रचना है उसमें लेखक ने किन फूल और फल की चर्चा की है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने कोइया, नीम के फूल, बेर का फूल तथा आमों का फूल और सिंघाड़े की चर्चा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। इस पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। हर बच्चे का अपनी माँ के साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है। यह संबंध कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब बच्चा पेट में रहता है तभी माँ और बच्चे का जुड़ाव हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है, वो कुछ नहीं खाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पीता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल में छिपा के रखती है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन में कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, खाता पीता बड़ा होता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। कौन खुश होती है? माँ। माँ अपने बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। माँ बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। बच्चा गोद में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी वो माँ से चिपकता है तो कभी पैर आदि मारता है। धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ का स्नेह पाता रहता है। यह स्नेह उसे जीवन भर मिलता है। बच्चा और माँ का जो जुड़ाव होता है वो हमेशा बना रहता है। माँ और बच्चा कभी भी अलग नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 5वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? विश्वनाथ त्रिपाठी का गांव का नाम विश्वनाथ रहता है, तो उस पर क्या अत्याचार हो गया। चलिए देखते हैं कि विश्वनाथ अभी थोड़े ही बड़े हुए थे कि उनके छोटे भाई ने जन्म ले लिया। अब माँ छोटे भाई को दूध पिलाने लगी और विश्वनाथ का दूध पीना बंद हो गया था। क्या हुआ था? विश्वनाथ का छोटा भाई आने के कारण उन्हें अपनी माँ का दूध नहीं मिलता था। छोटा भाई माँ का पौष्टिक दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध पीता था। छोटे भाई के जन्म लेने के बाद विश्वनाथ का माँ का दूध पीना बंद हो गया था। साथ ही उन्हें पालन पोषण के लिए दाई को सौंप दिया गया था। वह उनको जमीन पर एक बिछौने पर लेटा देती। माँ का छूटना और दाई द्वारा पालन पोषण विश्वनाथ को अत्याचार लगने लगा। विश्वनाथ को क्या लगा कि उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया है और दाई द्वारा वो पालन पोषण हो रहा है, जिसके कारण उसको अपने मन में अपने अत्याचार का भाव जागृत हो गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 6ठा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि गर्मी और लू से बचने के निम्न प्रकार के उपाय है जो पाठ में दिया गया है। क्या है देखते हैं। पहला नंबर है कि प्याज द्वारा इलाज। लेखक की माँ लेखक को गर्मी और लू से बचाने के लिए उसकी धोती या कमीज पर प्याज बांध देते थे। जो लेखक की माँ है वो क्या करती थी, विश्वनाथ को उनकी धोती या कमीज पर प्याज बांध देती थी ताकि उन्हें लू न लगे। दूसरा उपाय क्या रहता है कि आम द्वारा इलाज। लेखक की माँ लेखक को गर्मी और लू से बचाने के लिए आम का शरबत पिलाती थी, शरीर में आम का लेप लगाती थी और आम को भूनकर या उबालकर उनके सिर को धोती थी। क्या करती थी? सिर को धोती थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 7वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि लेखक विश्वनाथ ने किस आधार पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। तो इसका सही उत्तर होगा कि लेखक विश्वनाथ से निम्नलिखित आधार पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। लेखक क्या करता है, अपनी माँ की तुलना किससे करता है? तो वो अपनी माँ की तुलना एक बतख से करता है। तो देखते हैं कि क्या है कि लेखक के अनुसार जब बतख अंडा देने वाली होती है तो वो पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाती है। फिर अंडे देकर बतख उसी अंडों को पंखों में छिपाए रखती है। वह अपने अंडे को बहुत ही सतर्कता से फोड़ती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों की देखभाल बड़ी सतर्कता से करती है और अपने बच्चों को संकटों से बचाती है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि लेखक ने माँ को बतख दोनों को ममतामय बताया है। लेखक ने माँ और बतख दोनों को ममतामय बताया है क्योंकि ये दोनों अपने बच्चों को ममता लुटाती है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है
कि माँ अपने बच्चों को आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है, ठीक उसी प्रकार बतख भी अपने बच्चों को पंजों में छिपाकर रखता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि फूल केवल गंध ही नहीं देता, दवा के रूप में भी काम करता है, कैसे? तो इसका सही उत्तर होगा फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा का भी काम करते हैं। लेखक के गांव में अनेक रोगों का उपचार फूलों के द्वारा किया जाता था, जो निम्न प्रकार का है। जो लेखक का गांव है उसमें फूलों का उपयोग बहुत ही रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं कि नीम के फूल और पत्तों का उपयोग चेचक बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता था। नीम के फूल और पत्तों को किस बीमारी के लिए उपयोग किया जाता था? तो चेचक को दूर करने के लिए। गाँवों में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी चुड़ैल इत्यादि का संबंध जोड़ा जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि लेखक के गांव में बहुत सारे फूलों का उपयोग लू के उपचार में किया जाता था। लू के उपचार में भी बहुत सारे फूल का उपयोग किया जाता था। चौथा नंबर है कि बेर के फूल को सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा कि बिस्कोहर की माटी में लेखक की ममता का वर्णन किस प्रकार से करते हैं? लेखक अपनी माँ की ममता का वर्णन किस प्रकार से करते हैं बिस्कोहर की माटी में? तो चलिए देखते हैं कि बिस्कोहर की माटी में लेखक माँ का ममता का वर्णन निम्न प्रकार से करते हैं। 1 नंबर है कि माँ अपने बच्चों को अपने आंचल के छांव में रखती है। माँ क्या करती है? अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और बच्चों को अपने आंचल में छिपाकर रखती है। माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, उसको खिलाती पिलाती और बड़ा करती है। माँ अपने बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। माँ अपने बच्चे पर आने वाली संकटों के प्रति सतर्क रहती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। जब बच्चा माँ के कोख में रहता है तब से ही माँ सतर्क बरतती है या फिर सावधानी बरतती है कि मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार का संकट का सामना न करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।